आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के ही हथियार को दिल्ली की चुनावी लड़ाई में प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से 2020 में जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में जय श्री राम का नारा लगाया था। और उस नारे के तहत कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उस जो अपने वोटर्स को कहीं न कहीं भावनाओं से जोड़कर, जय श्री राम की और धार्मिक भावना से जोड़कर उनका वोट पाना चाहती थी। और दूसरी ओर उसकी मुकाबले में अरविंद केजरीवाल ने जय बजरंगबली जी का नारा लगाया था। और कहीं न कहीं 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जय बजरंगबली का नारा भारतीय जनता पार्टी के नारे पर भारी पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं वहां पे अनाउंस की हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, तो वहां पर उन्होंने महिलाओं के लिए चुनाव से पहले योजनाएं जो है वो लॉन्च की हैं और उनका कहीं ना कहीं उनको फायदा भी मिला है। तो क्या इसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं के लिए योजनाएं लागू कर रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में, जो राजनीतिक लड़ाई है, विधानसभा चुनाव की लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी का हथियार ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल ने अभी महिलाओं के लिए कल ही एक योजना लॉन्च की है। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके ही हथियार के साथ लड़ने जा रहे हैं? ठीक आपने, जैसे अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का जो हथियार, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं को एम्पावर करने की जो योजना, एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और उसमें सफल हुई है। और उसी हथियार का प्रयोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं। कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पूर्व में महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, महिलाओं को एक आर्थिक रूप से एम्पावर करने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे किसी भी पार्टी ने शुरू की हो, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हो या किसी और पार्टी, चाहे झारखंड में शुरू की गई हो, उन योजनाओं का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को या जिस भी पार्टी ने जिस भी राज्य में शुरू किए हैं, उनका निश्चित रूप से फायदा मिला है। हम बात करें महाराष्ट्र प्रदेश की, महाराष्ट्र में अभी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और उसमें महाराष्ट्र की जो सरकार थी पहले, इससे पहले टेनोर में, उन्होंने चुनाव से कुछ ही दिन पहले लाड़की बहना योजना शुरू की थी। बिल्कुल बिल्कुल। लाड़की बहना योजना शुरू करके और 3-4 महीने का पैसा एकदम, जो 1500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को इस योजना के तहत दिया गया था, वो इकट्ठी जो एक 3-4 महीने की जो इंस्टॉलमेंट थी, वो इकट्ठी महिलाओं के खाते में डाली और उससे महिलाओं को कहीं न कहीं फायदा हुआ। और महिलाओं को तो फायदा हुआ ही, आर्थिक रूप से फायदा हुआ, उसका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में निश्चित रूप से फायदा मिला और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। इसी तरह हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं जी। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने शुरू की थी, चुनाव से कुछ ही दिन पहले शुरू की थी। और उस योजना का निश्चित रूप से चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में फायदा हुआ। मध्य प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव था, चुनाव से पहले हर आदमी ये कयास लगा रहा था, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब की बार वहां कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। और लेकिन जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले बिल्कुल। और बाद में जो कांग्रेस पार्टी ने या दूसरी जो हारी हुई पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, जिसने जीत दर्ज की है, उन्होंने अपने अपने जीत की और हार की समीक्षा की जी। उस समीक्षा में यही निकल के आया कि कहीं न कहीं जो लाडली बहना योजना थी, उस योजना का चुनाव में फायदा हुआ है और महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहीं जैसे मध्य प्रदेश में भी ज्यादा महिलाओं का वोट मिला है और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में तो यहाँ तक आंकड़ा बताया जा रहा है कि 3% महिलाओं का वोट बढ़ा है
और जो जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जी। हुआ है। इसी तरह हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी लाडो प्रोत्साहन योजना हाँ, चलाई लाडो जा रही है, प्रोत्साहन योजना। जहां जी। एक लड़कियों को 2 लाख रुपए तक की राशि वहां पे दी जाती है। और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि 2100 रुपए लाडली बहन योजना के तहत दिए जाएंगे। हालांकि जी। अभी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन सरकार का एक कमिटमेंट है, दावा है हाँ। कि इस जो ये टर्नओवर है जो 5 साल तक उनको ये योजना हरियाणा में लागू अभी एक होगी। बीमा सखी योजना भी उन्होंने लॉन्च की है शायद। निश्चित रूप से जी। जो भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीति रही है, फोकस रहा है महिला, जो देश में आगे जो 50% वोट है, महिलाओं का वोट है, उस वोट को पे फोकस रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए, महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाया जाए, और उसका कहीं न कहीं हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में लेके आई है। इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी 33% आरक्षण दिया जाएगा। जी। हालांकि उन्होंने इस अधिनियम को पास करते हुए ये भी डिक्लेयर कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि 2029 के बाद ये लागू होगा, क्योंकि 2029 से 2026 में जो परिसीमन होना है, जी। उस परिसीमन के बाद ही तय हो पाएगी और कितनी सीटें महिलाओं को दी जाएंगी, कितने 2029 के बाद ये जो अधिनियम है ये देश में लागू होगा। इसके साथ साथ जो 1 दर्जन भर से अधिक योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के हित के लिए केंद्र सरकार ने बनाई। जैसे ई हॉट योजना है, मुद्रा योजना है, ओरिएंट महिला विकास योजना है, महिला उद्यमी योजना है, जनधन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ 1 दर्जन से भी अधिक योजनाएं जो महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं। और अभी भी पानीपत में हरियाणा में बीमा सखी योजना शुरू की है। जी। बीमा सखी योजना में महिलाओं को बीमा एजेंट बनाया जाएगा, और उनके बीमा एजेंट बनाने के बाद उनको जो ऑनरेरियम के तौर पर, जो स्टाइपेंड के तौर पर 8,000 रुपए प्रति महीना उनको एक धनराशि दी जाएगी। उसके बाद दूसरी साल 7,000 रुपए, तीसरी साल 6,000 रुपए, इस तरह की राशि महिलाओं को दी जाएगी। ये महिलाओं को सशक्तिकरण से संबंधित ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लागू की। और इन सारी योजनाओं का जो एक समीक्षा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की है, इन योजनाओं का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है, उसी योजना के तहत, उसी रणनीति के तहत, उसी भारतीय जनता पार्टी के हथियार का प्रयोग करने के लिए अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में महिला सम्मान योजना अब लेके आए हैं। जी। 18 साल से अधिक की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देने की घोषणा उन्होंने की है अरविंद केजरीवाल ने। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर तीसरी बार सरकार दिल्ली में बनती है तो इसको 2100 रुपये, हाँ, 2100 रुपये कर देंगे, 2100 रुपये किया जाएगा। जी। तो इससे मैं कह सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक रणनीति थी, जो हथियार है, चुनावी हथियार था, वो उसी का प्रयोग जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की चुनावी लड़ाई में कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही जो दिल्ली की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा का एक वो योजना दी हुई है, उससे कहीं के महिलाएं खुश हैं। जी। और महिलाओं के लिए और बहुत सारी योजनाएं जो अरविंद केजरीवाल ने दी हुई हैं। और जो अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की योजनाएं हैं, बिजली फ्री और पानी का बिल फ्री, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में हैं। और यहाँ तक कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूट कर आए थे, और जेल से छूट कराने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, रिजाइन करने के बाद दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री बनाया गया दिल्ली में। आतिशी को उसी तर्ज पर महिलाओं की जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक महिला एम्पावरमेंट की जो एक रणनीति है, उसी की काट में आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के ही हथियार को दिल्ली की चुनावी लड़ाई में प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से 2020 में जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था,
भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में जय श्री राम का नारा लगाया था, और उस नारे के तहत कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उस जो अपने वोटर्स को कहीं न कहीं भावनाओं से जोड़कर, जय श्री राम की और धार्मिक भावना से जोड़कर जो उनका वोट पाना चाहती थी। और दूसरी ओर उसकी मुकाबले में अरविंद केजरीवाल ने जय बजरंगबली जी का नारा लगाया था, और कहीं न कहीं 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जय बजरंगबली का नारा भारतीय जनता पार्टी के नारे पर भारी पड़ा था, और एक बहुत ही बड़े बहुमत से जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनकर आई थी और सरकार बनाई थी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ताकि ये कैश के लोगों के सामने जी। हमने तो महिलाओं को इस तरह से हमने एम्पावर किया है, यहाँ तक कि स्टेट की जो मुख्यमंत्री है वो महिला मुख्यमंत्री है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि औरतों को सशक्त करना बहुत जरूरी है। अगर समाज को आगे ले जाना है तो औरत सशक्त होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मैं बात करूंगा कि रेवड़ी कल्चर, इस तरह से जब चुनाव आते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां फ्री देने के वादे करती हैं और फ्री देती भी हैं। इस समय अगर हम ओवरऑल बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश के ऊपर वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा कर्जा है हमारे देश के ऊपर। लगभग प्रत्येक व्यक्ति 2 लाख रुपए के आसपास कर्जदार है। जितनी की हमारी जनसंख्या है, हर व्यक्ति 2 लाख रुपया के करीब कर्जदार है। और स्टेट्स की बात करें तो ये स्टेट्स जो है वो लगातार कर्जे के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। लेकिन ये रेवड़ी कल्चर जो है, लोगों को फ्री जो सुविधाएं देना, फ्री चीजें बांटना, ये राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए करती हैं, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं। तो क्या कितना सही है ये कल्चर? देखिए, जो एक कल्याणकारी राज्य की जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं, जी। और राज्य किसी भी देश का, किसी भी राज्य का जो बजट होता है वो अल्टीमेटली देखो लोगों से लिया जाता है और लोगों पे ही खर्च करना होता है। लोगों के कल्याण के लिए, वास्तविक रूप से लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जाए तो इस बहुत हर आदमी की बेहतरी होगी, स्टेट की भी बेहतरी होगी, और स्टेट में जो लोगों के लिए विकास के काम आगे होंगे। निश्चित रूप से जो टैक्स के रूप में कोई भी मतलब किसी भी स्टेट की और किसी भी देश की सरकार लोगों से पैसा लेती है तो वो लोगों के कल्याण के लिए खर्च करना होता है। लेकिन ये देखते हुए कि एक तरफ तो कर्ज बढ़ता जा रहा है, जी, एक तरफ हम लोगों को फ्री बीज की जो योजनाएं हैं वो देते जा रहे हैं। बिल्कुल। ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कर्ज का और जो लोगों को दे रहे हैं उसका बैलेंस देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर एक कर्ज ही बढ़ता गया तो कर्ज लेकर ही हम लोगों को फ्री चीजें बांटते रहेंगे, सुविधाएं जी जी बिल्कुल, और फ्रीबीज की जो योजनाएं वो लाते रहे तो इस तरह मुझे लगता है देश के लिए हितकारी नहीं है। आज की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में हमारे देश पर 663.8 अरब डॉलर कर्जा है जी, और इसको अगर हम पैसे में रुपयों में परिवर्तित करते हैं तो 55,380 अरब रुपए का कर्जा भारत बहुत बड़ा कर्जा, विदेशी कर्जा है जी, और 1,90,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा इसको, हाँ, लगभग 2 लाख रुपए मैं पहले, हाँ जी बिल्कुल बोल चुका हूं। 1,90,000 है एग्जैक्टली। और इससे कहीं न कहीं अगर हम नए आंकड़े लगाएंगे तो आपकी बात सच है कि 2,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति जो कर्जा देश में है जी। और राज्यों में भी इसी तरह कर्जा बढ़ता जा रहा है। लेकिन फ्रीबीज की योजनाएं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जो जनता है उसको कहीं न कहीं योजनाएं, फ्रीबीज की योजनाएं दे रही है। कोई भी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य तो देश की सरकारें हों जी, जब भी चुनाव आता है अपनी अपनी जो घोषणाएं हैं, चाहे महिलाओं को आकर्षित करने की, ये मतलब एक कल्चर बढ़ता जा रहा है। फ्री की रेवड़ी बांटने वाला कल्चर जो है आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करने लगे हैं कि ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। तो ये कल्चर कहीं ना कहीं देश के लिए हितकारी, मुझे नहीं लग रहा कि हितकारी हो सकता है। ये देश में मैं कह सकता हूं कि 99% जो स्टेट हैं वो सारे के सारे कर्जदार हैं। 1-2 स्टेट को छोड़कर, दिल्ली और गोवा को छोड़कर मुझे लगता है जिसका बजट कहीं न कहीं सरप्लस हो सकता है, 1-2 स्टेट हो सकती हैं, अदरवाइज सारे के सारे जो राज्य हैं उनका बजट घाटे का बजट होता है और सारे के सारे
जो राज्य हैं वो कर्जवान हो चुके हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 7,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जी। और वहाँ पे फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं वो बहुत योजनाएं चलाई जा रही है वहाँ पे, जैसे लाड़की बहनी योजना की हमने बात की, और इस तरह से मध्य प्रदेश की हम बात करें, लाडली बहना योजना वहाँ पे चलाई जा रही है। जी। वहाँ पर 4.25 लाख करोड़ कर्जा मध्य प्रदेश की मध्य सरकार, प्रदेश में और इसके अलावा जो जब भी चुनाव आता है ये कर्ज और बढ़ता है। बढ़ता जाता है। और निश्चित रूप से अगर कर्जा बढ़ेगा और हम फ्री की बीज की जो योजनाएं हैं वो लागू करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये कर्जा तो और निरंतर बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान में भी कई फ्री की योजनाएं हैं, चाहे हम लाडो प्रोत्साहन की योजना की बात करें, चाहे और कई तरह की जो योजनाएं हैं, राजस्थान में भी निरंतर कर्जा बढ़ रहा है। और कह सकते हैं कि राजस्थान देश में 6वें स्थान पे है, जो कर्जवार राज्यों की जो लिस्ट है वो 6ठे स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है। जी। 5,62,000 से भी अधिक राजस्थान की सरकार पर कर्जा है। 5,62,000 करोड़। हाँ। और झारखंड की हम बात करें, झारखंड में भी जो चुनाव हुए थे, अभी चुनाव से पहले झारखंड में भी मुख्यमंत्री सम्मान योजना महिलाओं के लिए लागू की गई थी। उसमें उस योजना में 12,000 रुपए साल में 12,000 रुपए महिलाओं को धनराशि दी जाती है। और अगर कर्जे की बात करें तो झारखंड में नया स्टेट है, 90,000 रुपए करोड़ का कर्जा है। और इस तरह से जो भी स्टेट इस प्रकार की जो योजना फ्रीबीज से संबंधित जो योजनाएं शुरू कर रहा है वो कहीं न कहीं और ज्यादा कर्जवान होता जा रहा है। और देश की अगर हम बात करें तो जो 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, एनडीए की सरकार है, 2.5 गुना कर्ज देश में बढ़ा है। ये एक चिंता की बात भी है। और यकीनन कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है ही है कि जो देश के विकास में ये बाधा भी बनते हैं। हालांकि एक हमारे पास सोर्सेज जो हैं, जो इनकम के सोर्सेज हैं वो कुछ सीमित होते जा रहे हैं, और इनकम जो के सोर्स हैं वो बढ़ाने की बात लोग कोई भी सरकार इस बारे में ज्यादा फोकस नहीं दिखा पा रही। तो ऐसे में कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि ये देश के लिए फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं, हितकारी नहीं, रेवड़ी कल्चर है, वो हितकारी नहीं कह सकते। जी। अभी हमने बात की औरतों के सशक्तिकरण की। यकीनन अगर समाज को मजबूत बनाना है तो औरत का सशक्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बात करता हूं दिल्ली की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। पिछले जो चुनाव हुए अब तक, तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हमेशा अरविंद केजरीवाल रहेंगे। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो आतिशी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आतिशी का जो चेहरा है वो आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता पे काबिज रख पाएगा? आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, महिलाओं को सशक्त करने की आपने बात कही है। महिलाओं का सशक्तिकरण हम एक शिक्षा के द्वारा और जो अच्छा बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देकर ही महिलाओं का और मतलब युवाओं का कह लीजिए, पूरे देश का कह लीजिए आप, शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ पे बेहतर सुविधाएं होंगी तभी सशक्तिकरण देश का हो सकता है। विकास की योजनाएं तभी मान्य होंगी जी, और तभी उनपे सारे के सारे लोग उनपे अपना योगदान दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक। किसी को फ्री ये है कि जरूरतमंद आदमी को अगर फ्री योजनाओं से लाभान्वित करके उनको प्रमोट किया जाता है, उनको आगे बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो बेहतर है, मान सकते हैं। लेकिन जब तक शिक्षा नहीं होगी देश में, महिलाओं में शिक्षा नहीं होगी, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होंगी, और तरह की जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो जब तक देश में नहीं होगी तब तक महिलाओं का भी एम्पावरमेंट होना मुझे लगता है। मैं एक मिनट के लिए आतिशी के सवाल को साइड पे रखता हूं। आपके बात से एक सवाल निकलता है, मेरे जहन में अभी सवाल आया कि आपने कहा कि जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उनको कोई भी फ्री की सुविधा देना बेहतर है। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों तक
सरकार की सुविधाएं जो है वो प्रॉपरली पहुंच पाती हैं? प्रॉपरली पहुंच पाती है, ना पहुंच पाती है तो आंकड़े बताते हैं, जी। आंकड़ों से पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है जो बिल्कुल रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं और जो बिल्कुल धरातल पर जो एक आखिरी लाइन का जो आखिरी हाँ, व्यक्ति है वहां तक बिल्कुल योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। नहीं पहुंच पा रही। सरकार का प्रयास है, निरंतर प्रयास करती है सरकार, लेकिन बीच में क्या लघुना है, किस प्रकार से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, ये बात सरकार को के ध्यान में लाने वाली बात है। और जैसा आपने बताया कि जो महिलाओं को किस प्रकार से फ्री योजनाएं देकर एम्पावर किया जा सकता है क्या? मैं कह सकता हूँ जब तक शिक्षा नहीं होगी, जितनी मर्जी आप फ्री योजनाएं दे महिलाओं को या किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए, तब तक उनका जो हाँ, सरकार की शिक्षा जो सबसे एक सरकार बेसिक चीज है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ होने वाला नहीं लगता मुझे। और इसके लिए फ्री शिक्षा दीजिए आप, जी। और जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं उनको एक फ्रीबीज उनमें जोड़ दीजिए आप। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की जो अगर सुविधाएं लोगों को मिलेंगी तो वो अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे। हाँ, और इस तरह की सब ज्यादा सुविधाएं जो योजनाएं हैं इस प्रकार की जो जिससे आदमी के व्यक्तित्व का विकास हो, आदमी काम करने के लायक बने, रोजगार बने, स्किल डेवलपमेंट हो, और युवाओं को एक किसी भी काम में पारंगत बनाने की जो योजनाएं हैं उनको प्रभावी रूप से अगर लागू किया जाए तो स्किल्स जिसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि आपने कहा कि ये इस तरह की जो फ्री बीज की जो संबंधित जो योजनाएं हैं उनको देने से क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा, ये तो सिर्फ चुनावी लाभ के लिए आज मुझे लगता है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं चुनावी फायदे के लिए वोट उनके पक्ष में आए, इसको ध्यान में रखते हुए सारी की सारी जो योजनाएं हैं, ये जो फ्रीबीज की आजकल जो की जा रही है सारी की सारी अब उनसे ही आतिशी की बात करते हैं। आतिशी जो है वो जिताऊ चेहरा हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो रणनीति तो बड़े शातिर कह सकते हैं पॉलिटिशियन हो चुके हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको बेहतर तरीके से अरविंद केजरीवाल समझते हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो योजनाएं हमने बात की है, बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और उनका फायदा हुआ। और अरविंद केजरीवाल की चाल भी यही है, रणनीति भी यही है कि महिलाओं को एम्पावर करने का एक चेहरा आतिशी के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। और ये बात हर चुनावी जनसभा में वो कहेंगे और कहते भी हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये योजनाएं की हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा की है, और महिलाओं के लिए जो महिला सम्मान योजना है ये लेकर आए हैं। यहाँ तक कि हमने दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा महिला दिया है, महिला का चेहरा दिया है। जी जी, और उसका भी कहीं न कहीं एक अपने चुनावी प्रचार में वो इसका जिक्र करेंगे और निश्चित रूप से उनको अरविंद केजरीवाल को इनका फायदा मिल सकता है। सो दोस्तों, फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसमें क्या केजरीवाल जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं या आतिशी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं? क्या वो फिर से जो अपना राज्य है वो कायम रख पाएंगे दिल्ली में? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।